5 के अंदर फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो टरज़ागी था उसने कुछ अजम्पशन दिया था। ठीक है, टरज़ागी कौन था? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स था, इसने कुछ अजम्पशन दिए थे। और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी इसी का रोल है। ठीक है, टरज़ागी जी का। ठीक है, तो टरज़ागी ने कुछ फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर कुछ अजम्पशन दिए थे, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे जिसके अंदर कुछ इक्वेशन दी थी, उसकी सहायता से हम यहाँ पर जो हमारी सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी, नेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से हम वो फाइंड आउट करने वाले हैं वो सभी इसके अंदर डिटेल में देखेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक चीज़ कि जो ये टॉपिक हैं, ये जो लेक्चर है भाई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सच एज जैसे गेट का एग्जाम हो गया, ईएसी का एग्जाम हो गया, स्टेट AN JN एंड ईएसी एंड SSC JE एंड ऑल अदर एग्जाम विच आर कंडक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसका काफ़ी रोल है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। जो जैसे मैंने बताया था आपको कि गेट के अंदर लगभग सॉइल मैकेनिक्स 13 से 15 मार्क की आती हैं एवरी ईयर। ठीक है, तो उसके अंदर लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। और ओनली 2 चैप्टर हैं इसके, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं टरज़ागी की थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जो इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी सहायता से हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया था, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो क्यू बराबर हो गया यहाँ पर CNC प्लस QNQ प्लस हाफ B गामा N गामा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गामा है वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो C है वो कोहेजन कोफिशिएंट है। यहाँ पर Q है वो है, यहाँ पर इसको क्यों को बेसिकली बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, और ये इसकी वैल्यू होगी गामा इंटू DF। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो NC NQ एंड NR N गामा है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अभी देखेंगे कि किस प्रकार से यदि इनकी वैल्यू नहीं देती हैं, यदि क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू नहीं दी गई हो NC N की एंड NR की, तो उसको किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेसिकली अकाउंट फॉर द कोहेजन, क्योंकि इसके अंदर जो कोहेजन आ गया इसी की वजह से इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पर एंड जो यहाँ पर NQ है, ये वाला जो पार्ट है Q इंटू NQ, ये ओवरबर्डन की वजह से आता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू होती है गामा इंटू DF, तो बेसिकली ये ओवरबर्डन की वजह से आता है। एंड ये जो पार्ट है हाफ B इंटू गामा इंटू N गामा, तो ये शेयरिंग जोन की वजह से आता है। इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल इन द शेयरिंग जोन, तो इफेक्टिव वेट की वजह से आता है। इफेक्टिव वेट यहाँ पर यूनिट वेट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आता है बेसिकली। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमने फाउंडेशन पढ़ी थी इस प्रकार से। ठीक है, तो फाउंडेशन ये पढ़ी थी हमने, यहाँ से ऊपर से P लोड लगा हुआ है इस पर, और ये वाली ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डेप्थ होती है इसको हम DF नाम देते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और इसकी जो ये लेंथ विड्थ होती है इसको हम फाउंडेशन की विड्थ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके B डेप्थ तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर B डेप्थ तक हम बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर B डेप्थ तक यदि कोई भी वाटर टेबल इसके अंदर एक्ट कर जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके नीचे यदि इसके नीचे तक कोई भी वाटर टेबल है तो उसका इफेक्ट इसकी बियरिंग कैपेसिटी पर नहीं पड़ेगा। बट यदि B डेप्थ है विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर, यदि इसके ऊपर या फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो इस कंडीशन में जो वाटर टेबल है उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर ये कोफिशिएंट है बियरिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद में जो बियरिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट है उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली मैंने बताया था कि जो टरज़ागी जी हैं उसके अनुसार जो थ्योरी है फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर, टरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, वो C5 सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। C का मतलब कोहेजन भी होना चाहिए एंड 5 मतलब फ्रिक्शनल लेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर C एंड 5 दोनों का रोल प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C5 के अनुसार इसको मानते हुए, C5 सॉइल मानते हुए इसने कुछ इक्वेशन दी थी, तो उसके अनुसार हम यदि ये NC NQ एंड N गामा की वैल्यू नहीं देते हैं तो उनको इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो NC बराबर NQ माइनस 1 कोट 5, इससे NC आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में NQ बराबर A स्क्वायर अपॉन 2 कोस स्क्वायर 45 मतलब 45 प्लस 5/2, इससे NQ आ जाएगा। यहाँ पर जो A है उसकी वैल्यू इस प्रकार से लिखेंगे, A बराबर E की पावर
3π/4 -5/2 tan phi, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए फाइंड आउट करेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करके यहाँ पर एन क्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद में एन गामा, यहाँ पर एन गामा है, एन एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, एन गामा है यहाँ पर, एन गामा बराबर 1/2 tan phi kp अपॉन कोस स्क्वायर फाई -1। यहाँ पर एन गामा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर जो केपी है वो मैंने आपको बताया था कि जो टर्जागी की थ्योरी है, टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, वो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर जो केपी है वो है पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू होती है 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi। तो इससे यहाँ पर केपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे और यहाँ से एन गामा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद में यदि हमको दे देता है यदि क्वेश्चन में बोलता है कि आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने देखा कि एन क्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, ठीक है, एन क्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो उसके अंदर से आपको ओवरबर्डन प्रेशर, ये वाला प्रेशर, इसकी वजह से जो यहाँ पर मिट्टी है इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है हमारी फाउंडेशन पे, उसको घटा देंगे तो वहाँ से नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्यू माइनस गामा डी एफ करेंगे तो यहाँ से नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू -1 + 1/2 बी इंटू गामा इंटू एन गामा, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। यदि हमारी फाइल जो हमारी सोइल है, यदि हमारी जो सोइल है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। फाई की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन क्या होगा, मतलब हमारी सोइल क्या हो जाएगी, प्योरली कोहेसिव। तो प्योरली कोहेसिव के केस में फाई बराबर 0 होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो एन गामा है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एन क्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड जो एन सी है उसकी वैल्यू 5.7 हो जाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेट में इसको 2-3 बार पूछ लिया गया है। 1991 में, मतलब 1991 में इसको पूछा गया था गेट ने डायरेक्ट, ठीक है। और एसएससी जेई एंड स्टेट की जो एएन एंड जेईएन के जो पेपर होते हैं उन सभी में भी ये पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। एंड ईएससी के अंदर भी ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा इसकी वैल्यू, ठीक है, फॉर द कोहेसिव सोइल के केस में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इक्वेशन आती है कुछ, यहाँ पर ये क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम फाइंड आउट करेंगे जब कोहेसिव सोइल होगी। तो एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर एन क्यू की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा, क्यू, ओनली क्यू। तो यहाँ पर 5.7 सी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी केस में क्या हो जाएगा, क्यों यहाँ से पर मतलब गामा इंटू डी एफ हम माइनस कर देते हैं। तो गामा इंटू डी एफ बराबर क्या होता है, क्यों। तो यहाँ से क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा और 5.7 सी यहाँ से हमको मिल जाएगा, 3 स्टार पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, नोट इस प्रकार से है कि मैंने आपको बताया था कि जो टर्जागी हैं उसके अजम्पशन थे कि जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी है, टर्जागी की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी है, वो है जनरल शियर फेलियर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। बट इन केस यदि लोकल शियर फेलियर हो जाता है, और लोकल शियर फेलियर कब होता है, जब फाई की वैल्यू लेस देन 29 डिग्री, मतलब 29 डिग्री से कम होती है, तो उस केस में लोकल शियर फेलियर होता है। और यदि इस प्रकार की कंडीशन, यदि बाई चांस इस प्रकार की कंडीशन डेवलप हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में जो कोफिशिएंट देखे थे आपने, ठीक है, जो कोफिशिएंट देखे थे बियरिंग कैपेसिटी के, एन क्यू एन सी एन गामा की वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। और यदि फाई की वैल्यू लेस देन 29 डिग्री है तो इस कंडीशन में हम एक फाई डैश कैलकुलेट करेंगे। और फाई डैश कैलकुलेट करने के लिए हम 2/3 ऑफ फाई करते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेन फाई डैश, ठीक है, 10 फाई डैश इक्वल टू 2/3 ऑफ 10 फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ से हम एक नया कोफिशिएंट यहाँ पर नाम दे देंगे। नए कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पर जो सी आता था उसको सी एम लिख देते हैं, ठीक है। और एन सी डैश करेंगे यहाँ पर, एंड क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, एन क्यू -1 + हाफ बी इंटू गामा इंटू एन आर डैश कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी एम है उसकी वैल्यू हो जाती है 2/3 ऑफ सी, ठीक है, ये हो जाती है। एंड जो 10 फाई एम आएगा यहाँ पर, मतलब फाई डैश या फिर 10 फाई एम हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 10 फाई, ठीक है। फाई इज द फ्रिक्शनल एंगल एंड दिस इज आफ्टर द इन केस ऑफ लोकल शियर फेलियर।
तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन फॉर द वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, वेरियस टाइप ऑफ फुटिंग। तो वेरियस टाइप ऑफ फुटिंग आ सकते हैं। तो बेसिकली जो टर्जागी के जो थ्योरी होती है वो किस पर एप्लीकेबल होती थी, स्ट्रिप फुटिंग के केस में। बट यदि और किसी और प्रकार की फुटिंग आ गई, जैसे सर्कुलर आ गई, रेक्टेंगुलर आ गई, स्क्वायर आ गई, तो उस केस में क्या करना है, उस केस के अंदर क्या करना है, वो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है और वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर यदि स्क्वायर फुटिंग आ जाती है तो स्क्वायर फुटिंग मतलब बी इंटू बी, इस प्रकार की कोई फुटिंग आ जाती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्यू एन यू निकालेंगे जब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो इस ये हो जाएगी यहाँ पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 बी गामा इंटू एन गामा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता था, स्ट्रिप के केस में यहाँ पर आता था 1/2, ठीक है, हाफ आता था यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो 1/2 की जगह यहाँ पर 0.4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता था, ओनली और ओनली 1 आता था यहाँ पर। तो इस केस में यहाँ पर यदि स्क्वायर फुटिंग है तो 1.3 यहाँ पर लिख देते थे और ये वाली टर्म यहाँ पर सेम रहती है। इसके बाद में यदि सर्कुलर फुटिंग आती है तो सर्कुलर फुटिंग के केस में यहाँ पर क्यू एन यू बराबर 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.3 बी इंटू गामा इंटू एन आर यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 0.4 आता है और यहाँ पर 0.3 आता है, ठीक है। और ये वाली टर्म यहाँ पर सेम रहती है। तो ये यहाँ पर हो गया। और बी यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ द फुटिंग, ठीक है, सर्कुलर के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर डी भी लिख सकते हो या फिर बी लिख सकते हो, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द फुटिंग यहाँ पर है। इन केस यदि रेक्टेंगुलर फुटिंग आती है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में इस प्रकार से फॉर्मूला है क्यू एन यू बराबर 1 प्लस 0.3 बी एल ब्रैकेट बंद सी इंटू एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0.2 बी अपॉन एल। और ये वाली जो टर्म है वो सेम आ जाएगी स्ट्रिप फुटिंग की तरह, ठीक है, 1/2 बी इंटू गामा इंटू एन गामा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रेक्टेंगुलर फुटिंग की हम बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नोट यहाँ पर है, यदि बैक फिलिंग होती है तो उस केस में हम डिजाइन पर्पज के लिए क्या करेंगे, एक तो दो कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, एक बैक फिलिंग, एक देखेंगे यहाँ पर डिजाइन पर्पज। तो बैक फिलिंग के केस में हम यहाँ पर देखेंगे यदि हमको नेट शेप लोड निकालना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे हम, क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे। ये ग्रेटर देन होना चाहिए बी अपॉन पी अपॉन मतलब लोड अपॉन एरिया से ग्रेटर देन होना चाहिए फॉर द बैक फिलिंग के केस में, ठीक है। और यदि डिजाइन पर्पज करना है तो उस केस में जो नेट शेप लोड है क्यू एन यू अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है पी अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा डी एफ के, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि आपको नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर तो आपको 2.54 लेना है। यदि क्वेश्चन के अंदर दे देता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू तो आपको वही यूज करना है, ठीक है। इन केस नहीं देता है